साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर में। कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लाइव क्लास में 101 नंबर प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, है ना। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन ए है वन समुदाय, ऑप्शन बी है जनजाति, ऑप्शन सी है वन्य जाति और ऑप्शन डी है दीकू। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दीकू। गैर आदिवासी लोगों को क्या कहा जाता है? दीकू कहा जाता है। दीकू जो होता है वह गैर आदिवासी जो लोग होते हैं उसे दीकू कहा जाता है। गैर आदिवासी लोगों को दीकू कहा जाता है। ये 8वां में भी पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आदिवासी समुदाय से संबंध नहीं रखते हैं? ऑप्शन ए है गोंड, ऑप्शन बी है नागा, ऑप्शन सी है टोडा और ऑप्शन डी है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वह जनजाति समाज से संबंध नहीं रखता है। बाद बाकी गोंड जनजाति है, नागा जनजाति है, टोडा जनजाति है, ये सभी जनजाति है, किंतु ब्राह्मण जनजाति नहीं है, ठीक है। जोर से जवाब देना है। कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है? कौन सा नृत्य है जो आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन ए है झूमर, ऑप्शन बी है डोमकच, ऑप्शन सी है कथक, ऑप्शन सी है कथक और ऑप्शन डी है छऊ। ऑप्शन डी है छऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब है कथक, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 ईस्वी में कैसे हो गई थी? ऑप्शन ए है लड़ते हुए, ऑप्शन बी है गोली लगने से, ऑप्शन सी है सीढ़ी से गिरकर, ऑप्शन डी है हैजा से। कल के वीडियो में भी हम बताए थे कि बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हो गई थी वह हैजा नामक बीमारी से हो गई थी। इन्हें रांची के जेल में बंद कर दिया गया था। इनको रांची के जेल में बंद कर दिया गया था, जिसके कारण उसी जेल में उनको हैजा नामक बीमारी हो गई थी, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1771 में, ऑप्शन बी है 1772 में, ऑप्शन सी है 1871 में और ऑप्शन डी है 1872 ईस्वी में। 1872 गलत जवाब है, सही जवाब हो जाएगा 1771 ईस्वी में। चुआर विद्रोह जो हुआ था वह 1771 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तिलका माझी को कब फांसी की सजा दी गई थी? तिलका माझी को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है 1785, ऑप्शन बी है 1784, ऑप्शन सी है 1750 और ऑप्शन डी है 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी। तिलका माझी को जो फांसी दी गई थी वह 1784 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? बस्तर विद्रोह कब हुआ था? बस्तर विद्रोह जो है वह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1910 में, ऑप्शन बी है 1911 में, ऑप्शन सी है 1909 में और ऑप्शन डी है 1908 में। गलत जवाब है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बस्तर विद्रोह। कई विद्रोह के लोग बारे में जानते हैं लेकिन बस्तर विद्रोह के बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो बस्तर विद्रोह जो हुआ था वो 1910 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह से के नेता थे? कल बताए थे हम, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव जो थे वह चारों भाई थे और ये किसके बेटा थे? चुलू के बेटा थे। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव जो थे वह चुलू के बेटा थे। किसके बेटा थे? चुलू के बेटा थे। और ये सभी जो है वह किस विद्रोह के नेता थे? ऑप्शन ए है बस्तर विद्रोह, ऑप्शन बी है संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी है भूमिज विद्रोह और ऑप्शन डी है कोल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो के नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ठीक है। लेकिन मेन रूप से कौन थे? सिद्धू थे। मेन रूप से सिद्धू और कान्हू थे। कहीं कहीं पर सिद्धू मिलता है, कहीं पर कान्हू मिलता है। तो सिद्धू, कान्हू इनमें से कोई अगर होगा तो वही हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से सिद्धू ही थे। अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 1832 में, 1832 से 1833 में, 1834 से 1835 में या 1837 ईस्वी में? गलत जवाब है, सही जवाब होगा 1831 से 1832 ईस्वी में। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1832 में, ऑप्शन बी 1836 में, ऑप्शन सी है 1831 में, 1837 में।
गलत जवाब है, भूमिज विद्रोह जो होगा वो 1832 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है पेरिस में, ऑप्शन सी है जेनेवा में और ऑप्शन डी है बर्लिन में। जेनेवा में राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय जो है वह जेनेवा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो संयुक्त राष्ट्र इनमें से कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो बीच में बात बता दें कि राष्ट्र संघ की स्थापना संस्थापक देश में तो था संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन उसका सदस्य ये नहीं बना था। राष्ट्र संघ की संस्थापक देश में तो था वो अमेरिका, लेकिन इसका सदस्य वह नहीं बना था, इसका सदस्य वह नहीं बना था। ठीक है, जो देखा जाए तो राष्ट्र संघ की असफलता का बड़ा कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करना, ऑप्शन बी है भविष्य में युद्ध को रोकना, ऑप्शन सी है राष्ट्रों के बीच मतभेद उत्पन्न करना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है भविष्य में युद्ध को रोकना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 10 जनवरी 1920। सही जवाब है 10 जनवरी 1920 ईस्वी को ही राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी कौन है? ऑप्शन ए है आर्थिक और सामाजिक परिषद, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन सी है संरक्षण परिषद, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। राष्ट्रीय मजदूर संघ नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये ऐसे इसमें राइट, इसमें जो आंसर दिया हुआ है, इसमें आंसर दिया हुआ है, इसमें आंसर दिया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, लेकिन इस क्वेश्चन इसका आंसर पे डाउट लग रहा है। ठीक है, चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है जेनेवा में, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी है लंदन में। न्यूयॉर्क में, इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? इसका ऑप्शन ए है डम्बर्टन ओक्स, ऑप्शन बी है सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी है जेनेवा और ऑप्शन डी है पेरिस। संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो सम्मेलन हुआ था वह सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, और सैन फ्रांसिस्को के कारण ही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है वह स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? ऑप्शन ए है 111, ऑप्शन बी है 192, ऑप्शन सी है 190 और ऑप्शन डी है 290। 192, लेकिन कुछ देश इसमें और बढ़ गए हैं। वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्यों की संख्या जो है वह 193 हो गई है, 193 हो गई है, 193 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, वुडरो विल्सन कौन थे? वुडरो विल्सन कौन थे? लेकिन किताब में अभी तक 192 ही दिखा रहा है, किताब में अभी तक 192 ही दिखा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वुडरो विल्सन कौन थे? ऑप्शन ए है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन बी है अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन सी है जर्मनी के चांसलर थे और ऑप्शन डी थे फ्रांस के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए है हेग में, ऑप्शन बी है जेनेवा में, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी है पेरिस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेग में। अगला क्वेश्चन है, कोरफू के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? कोरफू के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है इटली से, ऑप्शन बी है फ्रांस ने, ऑप्शन सी है रूस ने और ऑप्शन डी है इंग्लैंड ने। इटली में। राइट आंसर है इटली ने, सही जवाब इसका। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। जोर से बोलना है। 24 अक्टूबर 1945। सही जवाब है इसका 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य इनमें से कौन देश नहीं था?
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य में से कौन नहीं था? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। भारत। सही जवाब है भारत। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है पेरिस में, ऑप्शन बी है लंदन में, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी है दिल्ली में। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वह पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वह पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है लंदन में, ऑप्शन बी है पेरिस में, ऑप्शन सी है दिल्ली में, ऑप्शन डी है वाशिंगटन में। तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन में है। वाशिंगटन में है। अमेरिका अपने शहर में, अपनी राजधानी में विश्व बैंक को स्थापित करके रखा है। विश्व बैंक को स्थापित करके रखा है अमेरिका, है ना। अगला क्वेश्चन है, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठों में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ऑप्शन बी है पोटासियम स्थिरीकरण जीवाणु, ऑप्शन सी है फॉस्फेटी स्थिरीकरण जीवाणु और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ठीक है, यानी कि यह क्या करता है, ये जो क्या करता है कि यह जो जीवाणु है वह दलहन की फसलों में नाइट्रोजन को स्थिर करके रखता है। यही कारण है कि किसान जो है वह दलहन के पौधे को लगाता है ताकि उसके फसल में, उसके खेतों में नाइट्रोजन जो है वह अधिक मात्रा में हो और अगले साल जो उसकी फसल अच्छी हो, अगले साल उसकी फसल जो है वह अच्छी हो। ऐसे सनई में, ढैंचा में, ऐसे सनई और ढैंचा में भी क्या पाया जाता है? सनई और ढैंचा को भी क्या कहा जाता है? हरी खाद कहा जाता है, जो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। फसल को सबसे ज़्यादा कौन सी चाहिए, तत्व चाहिए? तो वह नाइट्रोजन चाहिए। वातावरण में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? वातावरण में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% है। सही जवाब है, वातावरण नाइट्रोजन जो है वह 78% है। सबसे ज़्यादा है। मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन जो है वातावरण में पाया जाता है और उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है वह संयोजित करता है। अगला क्वेश्चन है, शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ होती है? हाजीपुर में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में या सीवान में? मुजफ्फरपुर में। शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर का फेमस है। मुजफ्फरपुर का शाही लीची वो फेमस है और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। जीआई टैग भी मिल चुका है ना। जीआई टैग भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, रबी फसल बोया जाता है जून के महीने में, जुलाई के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में या नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में? रबी फसल जो है वह नवंबर के महीने में बोई जाती है ना। रबी फसल नवंबर के महीने में बोई जाती है। ठीक है, तो अब जो है, अभी जो है वर्तमान में अब जो फसल बोई जाएगी वह रबी फसल बोई जाएगी। यानी कहा जाए तो ठंडा के मौसम में बोई जाने वाले फसल को ही क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। रबी फसल ठंडा में बोआता है और गर्मी में काट लिया जाता है। गर्मी में काट लिया जाता है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल के अंतर्गत हमारा जो फसल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फसल अगर कोई बोया जाता है तो वह रबी फसल ही बोया जाता है। रबी फसल में बहुत सारे फसल आते हैं, जिसमें हमारा हो जाता है गेहूं हो जाता है, चना हो जाता है, मटर हो जाता है, इसके अलावा आलू हो जाता है ना, राई हो जाता है, तोरी हो जाता है, सरसों हो जाता है। ठीक है, ये सभी हमारा क्या हो जाता है? सब हमारा रबी फसल हो जाता है। इसी मौसम में साग सब्जी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस मौसम में साग सब्जी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उगाए जाते हैं। इसलिए यह मौसम जो है वह फसलों के लिए उपयुक्त होती है, फसलों के लिए उपयुक्त होती है। रबी फसल में जो फसल होते हैं उसे कम वर्षा वाला फसल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मौसम में वर्षा नहीं के बराबर होता है और फसल की पैदावार अच्छी होती है, क्योंकि इस मौसम में ओस ज़्यादा मात्रा में गिरता है जो उसकी जो है वर्षा के रूप में काम करता है। ठीक है, तो रबी फसल जो है वह ठंडे के मौसम में बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केला बिहार में मुख्यतः कहाँ पर होता है? समस्तीपुर में, हाजीपुर में, सहरसा में या मुजफ्फरपुर में? हाजीपुर का केला जो है वह प्रसिद्ध है। ना। अगला क्वेश्चन है, चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा उगाया जाता है? ऑप्शन ए है सिवान में, ऑप्शन बी है रोहतास में, ऑप्शन सी है सीतामढ़ी में और ऑप्शन डी है हाजीपुर में। रोहतास में बिहार के चावल का कटोरा कहा जाता है इसे। बिहार के चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? रोहतास जिला को बिहार के चावल का कटोरा कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है चावल बिहार में किस जिले में सबसे ज्यादा होता है, तो रोहतास हो गया। अगला क्वेश्चन है गर्मा फसल किस ऋतु में होती है, गर्मा फसल किस ऋतु में होती है। ऑप्शन ए है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन बी है शरद ऋतु में, ऑप्शन सी है वर्षा के ऋतु में और ऑप्शन डी है बसंत ऋतु में। तो गर्मा फसल जो है वह ग्रीष्म ऋतु में होती है, सही जवाब इसका गर्मा फसल जो है वह गर्मी के मौसम में ही होती है। अगला क्वेश्चन है रेशेदार फसल को चुने, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है ना। तो ऑप्शन ए है आम है, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है धान और ऑप्शन डी है कपास। रेशेदार फसल कपास है। इसके अलावा कौन कौन रेशेदार फसल हो सकता है, जूट हो सकता है, इसके अलावा पटसन हो सकता है, इसके अलावा सन हो सकता है ना, ये सभी रेशेदार फसल है। अच्छा, गर्मा फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आ जाएगी, गर्मा फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आ जाएगी, गर्मा फसल के अंतर्गत कौन कौन फसलें आ जाएगी। अच्छा, गर्मा धान भी होता है, गर्मा मतलब क्या होता है, धान होता है, और गर्मी के मौसम में जो फसल बोया जाता है उसे गर्मा फसल भी कहते हैं। ऐसे देखा जाए खीरा हो गया, ककड़ी हो जाएगा, खरबूज हो गया, तरबूज हो जाएगा, ये सभी गर्मा फसल है। ऐसे इस फसल को जायद फसल भी कहा जाता है, ठीक है। खीरा, ककड़ी जितनी भी सब्जियां हैं, ठीक है, जो गर्मी के मौसम में बोई जाती है, ये सभी गर्मा फसल के अंतर्गत आती है। इसके अलावा गर्मा धान भी होता है ना, गर्मा धान भी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगहनी फसलों को कौन है, निम्नलिखित में से कौन अगहनी फसल है। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है जूट, ऑप्शन सी है मूंग और ऑप्शन डी है गेहूं। नहीं, अगहन है, चावल हमारा अगहनी फसल है, चावल हमारा अगहनी फसल है। जो फसल अगहन है ना, जो फसल अगहन में काटी जाती है उस फसल को अगहनी फसल कहते हैं। अभी जो धान कटाई होगा, अभी जो अक्टूबर नवंबर में जो धान कटाई होता है वह अगहनी फसल ही कहलाती है और इसे अगहनी धान कहा जाता है, ठीक है, अगहनी धान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कृषि की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए है 5000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी है 6000 वर्ष पहले, ऑप्शन सी है 10,000 वर्ष पहले, ऑप्शन डी है 2500 वर्ष पहले। कृषि की शुरुआत जो हुई थी वह 10,000 साल पहले हुआ था, ठीक है। कृषि की शुरुआत जो है वह 10,000 साल पहले हुआ था। और किस काल में हुआ था कृषि की शुरुआत, कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ था, सही जवाब है नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हुई थी, नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है खेती सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है, सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है। ऑप्शन ए है रूस में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है मैक्सिको में और ऑप्शन डी है भारत में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, भारत में सामूहिक खेती का प्रचलन नहीं है। अगला क्वेश्चन है राजकीय कृषि कहाँ होती है, राजकीय कृषि कहाँ होती है। ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है रूस में, ऑप्शन सी है पाकिस्तान में और ऑप्शन डी है नेपाल में। राजकीय कृषि जो होती है वो रूस में होती है। राजकीय कृषि से हमारा मतलब है कि वहाँ जो है सरकार ही खेती करने के लिए क्या देता है, अनाज खेती करने के लिए बीज वगैरह देता है, सारा चीज खेती करने के लिए वह सरकार ही देता है, वह राजकीय कृषि है। अगला क्वेश्चन है बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है, गन्ना की खेती बिहार में सबसे कम कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए है समस्तीपुर में, ऑप्शन बी है चंपारण में, ऑप्शन सी है पटना में और ऑप्शन डी है सहरसा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सहरसा में, बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम सहरसा में होती है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कपास पेटी, ऑप्शन बी है वर्जीनिया, ऑप्शन सी है फ्लोरिडा, ऑप्शन डी है कैरोलिना। इसका आंसर हो जाएगा कपास पेटी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह कपास की पेटी है, कपास पेटी है। इस तरीके से हिस्ट्री जो है वह समाप्त होता है, हिस्ट्री समाप्त होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भूगोल के प्रश्नों को, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम भूगोल के प्रश्नों को, ठीक है। तो आज जीएस का क्लास जो है, जीएस का क्लास है जिसमें भूगोल भी है और इतिहास भी हमारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, सही जवाब। भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, तो वह 30 डिग्री अंतर में। अच्छा, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है,
कितना मिनट का समय लगता है? 4 4 मिनट का समय लगता है। 30 देशांतर मतलब कितना मिनट? 3 चौका 12 यानी कि 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। ठीक है, यही कारण है कि भारत के जो समय है उसमें क्या होती है ना, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में कितना का अंतर हो जाता है? लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में कितने का अंतर है? लगभग 2 घंटे का अंतर है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा 30 डिग्री देशांतर होने के कारण होता है। भारत कितना का अंतर है? 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में जो है वह 30 डिग्री का अंतर है। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में जो है वह 2 घंटे का समय जो है वह देखा जाता है। ठीक है, अगला है भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है? 83 डिग्री 30 मिनट, 81 डिग्री 35 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट या 80 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान जो है वह 82 डिग्री 30 मिनट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? आधी बड़ी है, दोगुनी है, तिगुनी है या चौगुनी है? सही जवाब है दोगुनी। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन बी है मैक मोहन लाइन, ऑप्शन सी है ग्रीन बीच लाइन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है मैक मोहन लाइन। जो है मैक मोहन लाइन जो है वह भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम है ना। रेड क्लिफ लाइन जो है, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है। ठीक है, भारत और इसके अलावा है, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है राजस्थान से, ऑप्शन बी है उड़ीसा से, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन डी है त्रिपुरा से। राजस्थान से। इसका राइट जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। कर्क रेखा जो है उड़ीसा से नहीं गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और त्रिपुरा से गुजरती है। इसका ट्रिक्स है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 45 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर या 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री 25 मिनट। 45 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है वह 45 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ऑप्शन ए है चीन को, ऑप्शन बी है भूटान को, ऑप्शन सी है नेपाल को और ऑप्शन डी है म्यांमार को या म्यांमार को। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल को। सही जवाब है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो है वह नेपाल को छूती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म अवकाश में आपकी यदि कारावती जाना चाहते हो, है ना, कारावती जाना चाहते हो तो किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर जाएंगे? पांडिचेरी से, लक्षद्वीप से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से या दीव और दमन से? इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप, कावारत्ती, है ना। लक्षद्वीप का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारत्ती। और अंडमान निकोबार द्वीप की समूह का राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होकर ही लोग कावारत्ती जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश की निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए कि वह कौन सा देश है? यानी कि सीधा सा जवाब पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, यानी कि बताना है कौन सा ऐसा देश है जो भारत का पड़ोसी नहीं है इस ऑप्शन में। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है तजाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल।
नेपाल भारत के साथ नहीं सीमा बाउंड्री करता है। कजाकिस्तान। तजाकिस्तान होगा। भूटान साझा करता है, भूटान भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश भी भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन तजाकिस्तान जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है K2, ऑप्शन बी है कामेंग, ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी है नंदा देवी। माउंट एवरेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। सही जवाब है। माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत की चोटी नहीं है, बल्कि यह नेपाल की चोटी है। माउंट एवरेस्ट किसकी चोटी है? नेपाल की चोटी है। और नेपाल को माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। इसमें कुछ वृद्धि हो गई है ना? इसमें कुछ वृद्धि हो गई है। 8,848 से कुछ वृद्धि हो गया है इसमें, है ना? पॉइंट में कुछ वृद्धि हो गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? भारत के उत्तर पश्चिमी किनारों पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? ऑप्शन ए है महान हिमालय, ऑप्शन बी है शिवालिक, ऑप्शन सी है मध्य हिमालय, ऑप्शन डी है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की जो श्रेणी है वह शिवालिक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? ऑप्शन ए है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूमंडलीय गतिशीलता सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यानी में से कोई नहीं। सही जवाब है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। हिमालय के निर्माण में जो सिद्धांत है वह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ही है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ही है। ये जवाब आया था TRE 2 में आया था कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत जो है सर्वमान्य है। इसका आंसर हो जाएगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है 515 मीटर, ऑप्शन बी है 460 मीटर, ऑप्शन सी है 642 मीटर, ऑप्शन डी है 738 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 642 मीटर। सैंडल चोटी की ऊंचाई जो है, सैंडल चोटी की ऊंचाई जो है वह 642 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन बी है विशाल मैदान, ऑप्शन सी है उत्तर का पर्वतीय भाग और ऑप्शन डी है तटीय भाग। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड जो है वह प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार है। अच्छा, प्रायद्वीपीय आकार होने के कारण ही भारत जो है वह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय आकार होने के कारण भारत कितने ओर से घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो क्या कहलाता है? तट कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, द्वीप कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है प्रायद्वीप कहलाता है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वत का संयुक्त नाम क्या है? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तरांचल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूर्वांचल। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी क्या है? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी क्या है? ऑप्शन ए है कोरोमंडल, ऑप्शन ए है कोरोमंडल, ऑप्शन बी है कन्नड़, ऑप्शन सी है कोकण और ऑप्शन डी है उत्तरी सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोकण। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी जो है वह कोकण है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? ऑप्शन ए है अन्नामुरी, ऑप्शन बी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी है कंचनजंगा और ऑप्शन डी है खासी। सही जवाब है महेंद्रगिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल या बहुत कम ढाल वाली भूमि की विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? समतल या कम ढाल वाली भूमि के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मैदान, ऑप्शन बी है पठार, ऑप्शन सी है पर्वत और ऑप्शन डी है वलय। सही जवाब है मैदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।